नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी 1,22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। बांसवाड़ा में रखी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की नींव, युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। कहा, दुनिया भर में हो रही उथल पुथल और अनिश्चितता के बावजूद भारत की विकास दर आकर्षक, मिलेगी मेक इन इंडिया को नई रफ्तार। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत की विकास गाथा साझा की। कहा, पिछले दशक में भारत पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना। बैंकिंग सेक्टर से स्केल बदलने की अपील की। भारत की सैन्य मारक क्षमता में इजाफा, पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल। और एशिया कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी। लगातार 5 मैच जीतकर फाइनल में की धाकड़ एंट्री। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करो या मरो का मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में इस राष्ट्र के सभी हिस्से शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट एक साथ शुरू होना दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है। इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। पानी, बिजली, शहद से जुड़ी परियोजनाओं से आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। इस मौके पर 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा
यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। बता दें कि इस मौके पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत, बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन और उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच 22 डिब्बे की LHP ट्रेन शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने PM कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कई रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। संसद टीवी संवाददाता नवविक्रम सिंह ने बात की रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार से। हम इस समय सफर कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से दिल्ली का, और वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जोधपुर से दिल्ली कैंट और बीकानेर से दिल्ली कैंट। तो ये वंदे भारत राजस्थान के लिए विशेष तौर पर कितनी मददगार यात्रियों के लिए साबित होंगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2 वंदे भारत के अलावा उदयपुर से एक और ट्रेन, उदयपुर टू चंडीगढ़ एक और ट्रेन शुरू की गई है। कुल 3 ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनॉग्रेशन किया। रेलवे के लिए ये कितना विशेष है, खासतौर पर राजस्थान में जो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए? वंदे भारत एक्सप्रेस जब से चलनी प्रारंभ हुई है तब से एक विशेष प्रकार का क्रेज इस ट्रेन के प्रति भारतवासियों को देखने को मिला है, और यह अपने आप में हर्ष का विषय है कि अब वंदे भारत की जो हमारी श्रृंखला, जिसमें हम पहले से ही 152 ट्रेनें चला रहे थे, 4 और सेवाओं की शुरुआत हो गई है। आज हम लोगों ने बीकानेर से दिल्ली और फिर जोधपुर से दिल्ली अप एंड डाउन दोनों को मिला ली थी, तो 4 नई सेवाओं की शुरुआत हुई है। और इस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सेवाओं की संख्या है वो पूरे देश में 156 हो गई है। 156 सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। और यह जो ट्रेन है यह न सिर्फ मतलब आप कहिए कि आरामदायक सफर का माध्यम बनकर उभरा है, बल्कि यह हम सबको भारतवासी होने पर गर्व की देने वाली ट्रेन है, क्योंकि मेक इन इंडिया यानी कि स्वदेशी तकनीक के आधार पर इसको बनाया गया है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस ट्रेन को डिजाइन किया है, ICF में इसके रेक तैयार हुए हैं, और इसमें जो सुविधाएं हैं वो विश्व स्तरीय है। चाहे तो एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइंड सीटें हो, चाहे आप बड़े बड़े विंडोज दे सकते हैं, या टॉप बैक यूनिट हो, हर कोच में CCTV कैमरे की उपलब्धता हो, डोर क्लोजर व्यवस्था हो, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, और कवच सिस्टम से लैस रेक है, पुश पुल टेक्निक है, यानी आगे और पीछे इसमें लोकोमोटिव से लगे हुए, तो ये सारी सुविधाएं जो है वो विश्व स्तरीय है। और इन विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण ही चेंज से लेकर करके सीनियर सिटीजन तक के बीच में वंदे भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और जब इसकी सेवाओं का हम विस्तार करते हैं, नए नए शहरों को जोड़ते हैं, ऑलरेडी हम लोग 24 राज्यों को वंदे भारत से जोड़ रहे हैं, और सैकड़ों शहरों को, सैकड़ों जिलों को हम वंदे भारत के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो अब इसका और विस्तार हुआ है, और यह जो विस्तार है उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वह दिल्ली और राजस्थान के लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि आज जो ट्रेन प्रारंभ हुई है वह जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली के बीच में चलेगी। पर्यटन के हिसाब से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हर महीने में यह वंदे भारत एक्सप्रेस काफी बेहतर साबित होगी। लोगों के बीच के जो संबंध है वह और प्रगाढ़ होंगे, और इस क्षेत्र के लोगों को इन ट्रेनों के परिचालन से एक नई अच्छी विश्व स्तरीय सुगम और काफी आरामदायक सेवा का लाभ प्राप्त होगा। शुक्रिया दिलीप जी हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो वंदे भारत का सुखद अनुभव है वो राजस्थान के यात्रियों को होगा, वो दिल्ली सुगमता से पहुंच सकेंगे। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, जोधपुर।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत जल्द ही दुनिया को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया भारत और दुनिया के बीच खाद्य क्षेत्र में साझेदारी का बड़ा मंच बना। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और हर सब्जी की पैदावार होती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, यह भारत और दुनिया के बीच खाद्य क्षेत्र में साझेदारी का बड़ा मंच है। साथियों, आज देश का टैलेंटेड यूथ हर सेक्टर में कुछ अलग अलग कर रहा है। हमारा फूड सेक्टर भी इससे पीछे नहीं है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई सारे स्टार्टअप्स फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। एआई, ई कॉमर्स, ड्रोन्स और ऐप को भी इस सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। हमारे ये स्टार्टअप्स सप्लाई चेन्स, रिटेल और प्रोसेसिंग के तरीके बदल रहे हैं। भारत खाद्य उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दूध, प्याज और दालों का उत्पादक देश है। चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल, सब्जियां और अंडों के उत्पादन में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले 10 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 7.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। वर्ष 2024-25 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात 49.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। इसमें से 20.4% हिस्सा केवल प्रसंस्कृत खाद्य का रहा, जो 2014-15 के 13.7% से कहीं अधिक है। इस क्षेत्र में लगभग 2.23 मिलियन श्रमिक पंजीकृत इकाइयों में और 4.68 मिलियन श्रमिक अपंजीकृत इकाइयों में काम कर रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की 25% मिल्क सप्लाई सिर्फ भारत से होती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख हो चुकी है। अब तक 24 मेगा फूड पार्क, 22 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, 289 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट और 305 प्रसंस्करण व संरक्षण इकाइयां पूरी की जा चुकी हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 10 परियोजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही 225 शोध परियोजनाओं से 20 पेटेंट और 52 नई तकनीकें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानियां और अनिश्चितताएं हों, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल हालात भारत को रोक नहीं सकते, बल्कि ऐसे हालातों में भारत को नए रास्ते और नए मौके मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों के लिए अपनी नींव को और मजबूत कर रहा है। ये सब देश के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही संभव हो रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से
नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पर है। अब सरकार का सपना है कि चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में ही बने। छोटे दुकानदार और व्यापारियों को लेकर उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है। दुकानदार और व्यापारी भी अपने सामान सरकार को बेच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज जेम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमियों और कारीगरों से भी मुलाकात की। करीब 10 लाख लोगों और 500 से अधिक विदेशी खरीदार ट्रेड शो में शामिल हो रहे हैं। ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, लिहाजा 30 रूसी कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल हो रहा है। बता दें कि लगभग 2500 उद्यमी अपने उत्पाद और सेवाएं ट्रेड शो में प्रदर्शित कर रहे हैं। कंपनियां अपनी सेवाओं के अनुभव साझा कर रही हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के विश्लेषक भारत की विकास गाथा को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हुए सुधारों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सहित हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। 2024-25 में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें हर दूसरा ट्रांजैक्शन भारत में हुआ है। 10 साल पहले इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत के अंदर डोसा बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से अपना पेमेंट लेगा या सब्जी बेचने वाली बहन भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट करेगी। हर दूसरा ट्रांजैक्शन और प्रति सेकंड 5800 से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं और लगभग 7 देशों में यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। लगभग अप्रैल 25 तक 97 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हमारे देश में हो चुके हैं। मई 25 तक 95% देश के हिस्से में 5G रोल आउट हो चुका है और लगभग 2,18,000 गांवों में भारत नेट के माध्यम से हमने कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मथुरा वृंदावन का धार्मिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, सुदामा कुटी के दर्शन किए। सुदामा कुटी में राष्ट्रपति ने कल्प वृक्ष का पौधा भी लगाया। राष्ट्रपति ने आज वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने विधिवत आरती में भी भाग लिया और देशवासियों के कल्याण की कामना की। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। राष्ट्रपति ने ठाकुर जी के दर्शन कर परंपरा के अनुसार स्वास्तिक बनाते हुए 56 भोग अर्पित किए। राष्ट्रपति ने श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर में भी पूजा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय यात्रा पर महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से मथुरा के वृंदावन पहुंची। इस ट्रेन में महाराजा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे शामिल थे, जिनमें राष्ट्रपति और उनके कर्मचारियों के लिए एक प्रेसिडेंशियल सूट, डीलक्स सूट, रेस्टोरेंट और लाउंज शामिल थे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर मौजूद रही और शहर को नो फ्लाई जोन बनाया गया।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के तिरुपति स्थित नए तीर्थ सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। तीर्थयात्रियों के लिए वेंकटाद्रि निलयम नाम से नए ब्लॉक का निर्माण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। 5 मंजिला नए सुविधा केंद्र में 4000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही लगेज लॉकर, आरओ वाटर प्लांट, भोजन कक्ष, डोरमेट्री हॉल भी शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इन तमाम अहम खबरों के बाद अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप और उद्यमशीलता इकोसिस्टम पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को लेकर खुशी जताई। उन्होंने मेक इन इंडिया के भारत के उद्यमियों को दिए गए प्रोत्साहन और इसके वैश्विक प्रभाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष पहले मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत भारत के विकास को गति देने और हमारे देश की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से की गई थी। इसने सभी क्षेत्रों में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रामीण पुलिस लाइन में पुलिस के साथ बैठक की और ऑपरेशन गरुड़ व्यू को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में एक सामुदायिक भवन की आधारशिला भी रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा पुलिस के विभिन्न अभियानों पर कहा कि नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएंगे। कोटा पुलिस इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने 20% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य उम्मीद से 6 साल पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने दिल्ली में विश्व हाइड्रोजन भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का भारत का लक्ष्य एक रूढ़िवादी लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो 2025 और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आने की उम्मीद है। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि बिप्लब कुमार देव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं बैजंत पांडा को तमिलनाडु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है, ताकि देरी कम हो और पारदर्शिता बढ़े। मतगणना वाले दिन डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे और ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से मतदान करने की पहल के मद्देनजर डाक मतपत्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 97 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से इस बड़ी खरीद को हरी झंडी दिए जाने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर मैक्सिको, साइप्रस और हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 26 सितंबर को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से 1966 में स्थापित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है। शुभमन गिल पहली बार घरेलू टेस्ट में कप्तानी करेंगे, जबकि रविंद्र जडेजा उप कप्तान बने। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। देवदत्त पाडिक्कल और अक्षर पटेल भी टीम में वापस आए हैं।
और अब बात नए भारत की बढ़ती हुई ताकत की। भारत ने चलती ट्रेन से मिसाइल दागने का सफल परीक्षण किया है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल प्रक्षेपण करने की क्षमता है। भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे देश भर में इस मिसाइल को तैनात करने की इसकी क्षमता प्रदर्शित हुई है। डीआरडीओ ने सामरिक बल कमान के सहयोग से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। हालांकि हथियार प्रणाली के प्रक्षेपण के स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। प्रक्षेपण के समय डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और सामरिक बल कमान के अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एसएफसी और सशस्त्र बलों की बधाई देते हुए कहा कि विशेष रूप से तैयार रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली से किया गया यह अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है। उन्होंने कहा कि इसमें रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता है, जिससे उपयोगकर्ता समूचे देश में कहीं भी बेहद कम समय में लो विजिबिलिटी में भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्नि प्राइम मिसाइल अत्याधुनिक संचार प्रणालियों और सुरक्षा तंत्रों समेत सभी प्रक्षेपण क्षमता सुविधाओं से लैस है। अग्नि प्राइम के रोड मोबाइल वर्जन को सफल उड़ान प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला के बाद सेवाओं में पहले ही शामिल किया जा चुका है। और बुलेटिन में अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। बीजेपी विधायक गणेश गांवकर को सदन के विशेष सत्र के दौरान बहुमत हासिल करने के बाद गोवा विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। राज्यपाल पी अशोक गजपति राजू ने नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए विशेष सत्र बुलाया था। लद्दाख के उपराज्यपाल ने लेह की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। लेह में कर्फ्यू के दौरान कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेह में एक दिन पहले झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को आंदोलन हिंसक हो गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा के तहत 11 विशेष कैट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को कई नई सेवाएं प्रदान की हैं। कोलकाता और आसपास के इलाकों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। कोलकाता और उपनगरों के कई इलाकों से पानी कम हो गया है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी जलमग्न हैं। बस और मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को समृद्धि की राह दिखाने वाले उनके राष्ट्रवादी विचार और अंत्योदय के सिद्धांत विकसित भारत के निर्माण में बहुत काम आने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर काम करते हैं। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होगा। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भाजपा मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा देश भर में नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब खबर खेल के मैदान से। एशिया कप में लगातार 5वीं जीत के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री कर ली है। जी हां, बता दें कि टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रन से रौंदते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल की दूसरी टीम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। एशिया कप की दूसरी फाइनल लिस्ट का फैसला आज हो जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले सुपर 4 मैच सेमीफाइनल जैसा ही है, जिससे फाइनल में भारत के प्रतिद्वंदी का नाम सामने आएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हैदराबाद में नवरात्रि उत्सव के दौरान 72 फीट ऊंची इको फ्रेंडली मां दुर्गा की प्रतिमा की झलक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।